प्रोसेस का टॉपिक रिस्पायरेशन। अब हम जैसा कि हम देख चुके हैं कि डाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि डाइजेशन से हम का मतलब ये नहीं कि हम एनर्जी डिरीव कर रहे हैं। डाइजेशन का मतलब मात्र इतना है कि हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। जैसे कि हमने डाइजेशन के उसमें पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन इनटू द सिंपल शुगर ग्लूकोज, ठीक। प्रोटीन लास्ट फॉर अमीनो एसिड, ठीक। ठीक इसी प्रकार से फैट्स का लास्ट फॉर्म क्या है? फैटी एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन का मतलब है कि हम जो न्यूट्रिशन के द्वारा लिए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी डिरीव करना, एनर्जी निकालना, ठीक। और उस एनर्जी को बॉडी के अंदर वेरियस पार्ट में भेजना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या है? द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के प्रोसेस के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए फूड के अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज हुए और रिलीज द एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ब्रेकन डाउन होते हैं, और ब्रेकन डाउन होकर के उनसे एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर उनमें एनर्जी निकलती क्यों है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं, वो जो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, उनके जो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं वो किसी न किसी एनर्जी से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने ये हाथ को जोड़ा, ठीक, ये तो ये हाथ को जोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी है ना, जो इस हाथ को क्लोज किए है। तो हम जब इसको ऐसे छोड़ेंगे तो वो एनर्जी जो इसको क्लोज किए थे वो एनर्जी निकलेगी, ठीक। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसी में ये बताया गया द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। और इसमें क्या होता है? बायो केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट सेलुलर लेवल। उसको सेलुलर लेवल में हम जैसे उन सेल्स के अंदर कैसे एनर्जी को निकाल करके उन सेल्स को कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर फूड कोई ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ और उससे एनर्जी डिरीव की गई, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज्म हैं, तो द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट टेक्स द न्यूट्रिएंट इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्म। तो कुछ ऑर्गेनाइज्म ऐसे हैं जो ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनकम्प्लीटली होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि ईस्ट, तो उनमें जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और उसमें एनर्जी की कम ज़रूरत होती है, लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है ये यहाँ पर पायरुवेट उसमें बदला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर क्या हुआ? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। इसी तरीके से हम जब बहुत ही एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उस समय जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उसमें क्या है? लेक ऑफ, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बन गई। मसल्स के अंदर क्या होता है? इन आवर मसल्स, ठीक है, जब हम जैसा कि बताया कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ब्रीदिंग रेट बढ़ती है और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या करते हैं? लेक ऑफ O2 आवर मसल्स, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड से एनर्जी फार्म होती है, ठीक।
अच्छा, होता क्या है, कभी कभी देखा होगा आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, देन क्या होता है, मसल्स में पेन होती है। तो पेन का कारण यही होता है कि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, और जब हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वो फिर लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पायरुवेट हुआ एनर्जी, तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और यहाँ पर लेक ऑफ O2, ठीक है, इन आवर मसल्स प्रेजेंस ऑफ O2, लैक्टिक एसिड एनर्जी फार्म हुई थी। अब यहाँ पर पायरुवेटिक लेक ऑफ O2 इन आवर मसल्स, ठीक है, तो उसमें लैक्टिक एसिड एनर्जी फार्म हुआ। यहाँ पर फिर ये प्रक्रिया कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब सेलुलर लेवल में यही चीज़ जाएगी, तो प्रेजेंस ऑफ O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, 38 ATP एनर्जी होगी। अब ये जो एनर्जी ब्रेकन डाउन हुई, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में हुई तो क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो इसमें लिंकेज हो करके ATP फार्म कर लिया, ठीक। अब ATP फार्म किया, उसके बाद में क्या, ब्रोकन डाउन यूजिंग। अब यहाँ पर जो फास्फेट लिंकेज है, ये जो फास्फेट लिंकेज बना, ये फास्फेट लिंकेज जो है, ये फास्फेट लिंकेज क्या हुआ कि जब ब्रोकन डाउन, जब यूजिंग द वाटर, जब वाटर का यूजिंग हुआ तो ये फिर ब्रोकन डाउन हुआ, और ये फिर ब्रोकन डाउन हो करके फिर क्या हुआ, फिर एनर्जी रिलीज हुई, ठीक। तो इस तरीके से हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती रहती है, ठीक। और फिर ATP बाइंडेज होगा ADP में फास्फेट मॉलिक्यूल फिर बॉन्डेज हो करके फिर ATP का फार्म करेगा, फिर लूज होगा फास्फेट का, जो इनऑर्गेनिक फास्फेट, उससे फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर वो ATP के फार्म में हो जाएगा। यहाँ पर ATP दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, और ADP एडेनोसिन डाईफास्फेट, ठीक। एडेनोसिन ट्राईफास्फेट नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी जो है सेल की होती है। और ये प्रक्रिया होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज डाउन द प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन, सो द ATP नोन एज द एनर्जी कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम डिफरेंट नीड के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टेकन वेज हैं, और उसके आधार पर हमको रिस्पायरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स कौन से हैं, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, एक वो है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। तो यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक एनाएरोबिक और एक एरोबिक। एनाएरोबिक इट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया हो वो क्या कहा जाएगी, एनाएरोबिक। और जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो वहाँ पर क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के तहत हम जानते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट में होता है, और ये इनसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे बियर है, एल्कोहल वगैरह जो है, और तुम्हारे सिरका है, ये तमाम प्रकार के जो बाई प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं कि एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस हैं। ये कई बार CBSE एग्जाम में पूछा गया है। तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की शर्त है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें लार्ज अमाउंट इन एनर्जी रिलीज्ड, एरोबिक में एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक। यहाँ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक। यहाँ पर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसर द 38 ADP, यहाँ पर 38 ATP फार्म होते हैं, और यहाँ ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP के 2 मॉलिक्यूल्स फार्म होते हैं। एक डिफरेंस और है कि ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये बिगन्स इन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमने बताया था कि लेक ऑफ ऑक्सीजन
जो हमारी मसल्स के अंदर होता है, तो बिगेंस इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका कंटिन्यू माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस चलती रहती है। जबकि वेरीज इन एनरोबिक रिस्पायरेशन occurs only in the cytoplasm. Example yeast, और इसमें एनिमल्स एंड मोस्ट प्लांट्स जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं उनमें होता है। ठीक, तो ये एरोबिक एनरोबिक का रिस्पायरेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या हैं? तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स वो हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ C6H12, ये टूटा CO2 और H2O में और एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन की स्टेज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेज हैं, एक एक्सटर्नल स्टेज है, एक इंटरनल स्टेज है। एक्सटर्नल स्टेज ब्रीदिंग और गैसेज एक्सचेंज, और इंटरनल में जो है ये सेल्स के अंदर होता है। ठीक, तो इस पर हम डिस्कशन करके लेते हैं कि यहाँ पर कई बार हम ये सोचते हैं कि सांस लेना ही रिस्पायरेशन है। भाई ऐसा नहीं है कि केवल सांस ले लिया ही रिस्पायरेशन है। सांस लेना ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, और जो इंटरनल, इसका एक रिस्पायरेशन का पार्ट इंटरनल होता है जो सेल्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ब्रीदिंग और गैसेज एक्सचेंज। ब्रीदिंग क्या है? यानी एयर रीच इन O2 टेकन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइज्म। ठीक, और CO2 एक्सपेल्ड थ्रू द बॉडी। तो ये हुआ ब्रीदिंग, CO2 को एक्सपेल्ड करना और O2 को लेना। ठीक, तो अब यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज क्या है? गैसेज एक्सचेंज डिफ्यूजर O2 इन लंग्स, ठीक, और CO2 फ्रॉम ब्लड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, यहाँ पर O2 को हम डिफ्यूज करते हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स से ये ब्लड के अंदर जाती है, और हम ब्लड से CO2 को लेकर के और बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो ठीक है, ये गैसेज एक्सचेंज है, यानी CO2 का निकलना और O2 का लेना। ठीक, यहाँ पर इंटरनल रिस्पायरेशन ये आर्टियल ब्लड और बॉडी सेल्स के अंदर होता है। ठीक, तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर होता है। ठीक, स्टार्ट द टॉपिक रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ दीज आर पिक्चर्स। ठीक है, ये ठीक, नॉस्ट्रिल्स, नोजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, टॉचिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, रिब्स, ठीक, डायाफ्राम, ब्रांची। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर नॉस्ट्रिल्स टेकन एयर इन द बॉडी। ठीक, उसके बाद ये एयर नोजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में आती है, और उसके बाद लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग, ये साउंड प्रोड्यूस, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में ये ट्रोचिया में ये पैसेज, एयर पैसेज जो है ये ओपन होता है। ट्रोचिया में क्या है? ट्रोचिया सी शेप्ड होता है, और एक क्वेश्चन ट्रोचिया से आता है कि जब एयर इंटर होती है ट्रोचिया के अंदर तो उसकी जो वॉल्स हैं कोलैप्सिंग क्यों नहीं होती? तो इसके लिए ये है कि रिंग्स ऑफ ट्रोचिया मेड बाय द कार्टिलेज। ठीक, कार्टिलेज थोड़ा सा कठोर होता है और इसका सी शेप्ड होता है, सो दे कैन नॉट कोलैप्सिंग। ठीक, इसलिए कोलैप्सिंग नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये ट्रोचिया जो है ब्रोंचिस में डिवाइड होकर के फिर ये लंग्स में खुलती हैं, और फिर ये ब्रोंची फिर सब डिवाइड होकर के ब्रांचियोल्स में हो जाती हैं। अब यहाँ पर ब्रांचियोल्स का क्या कार्य है? ब्रांचियोल्स जो है ये इसका कार्य ठीक वैसे ही जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती हैं। विलाई जो है ये उसमें न्यूमरस
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देती है। ठीक इसी तरीके से ये बैलून शेप जो स्ट्रक्चर हैं, ये बैलून शेप स्ट्रक्चर, ये तो ये बैलून शेप स्ट्रक्चर, ये जो है ये प्रोजेक्शन, ये क्या करता है, तो द बैलून लाइक स्ट्रक्चर लंग्स इन लंग्स ए लार्ज नंबर ऑफ एल्वेली, ठीक, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। ठीक, अब यहाँ से फिर अब हम देखते हैं कि ये जो एयर ये ब्रांक्यूल्स के सर से आई, अब ये कहाँ जाएगी, तो इसके लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन गैसेज एक्सचेंज का क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन द ह्यूमन क्या है, तो यहाँ पर इनहेलेशन, ये टेकन O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी। ठीक, इट अकोर्स आर एज फॉलोज, तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी कैविटी। यहाँ पर बहुत सी बात है कि हमारे बहुत पूर्वज कहा करते हैं कि भाई सांस जो है मुंह से मत लेनी चाहिए, मुंह बंद करके सांस लेनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस होता है, और ये हेयर और जो म्यूकस हैं ये जो हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो जर्म्स हैं, उनको फिल्टर कर देता है हवा को, और उसके बाद वो फिल्टर हवा जो है वो अंदर जाती है। तो इसीलिए मुंह से न सांस लेकर के नाक से सांस लेनी चाहिए। तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स वेयर इट फिल्टर्ड बाय द हेयर एंड म्यूकस। ठीक है, फिर ये कहाँ आता है, एयर देन प्रोसेस डाउन थ्रू द टॉशिया, टॉशिया के अंदर आया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, जब हवा अंदर गई तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाए, लार्जर हो गई इस तरह के। ठीक है, लार्जर ड्यू टू द फ्लैटेंड डायाफ्राम, डायाफ्राम इसमें मदद करता है, हेल्प करता है। तो एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी क्रिएट्स द पोर्टियल, ठीक है, वैक्यूम, और उसके बाद में ये जो है हवा। तो अब हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन एलवीएली। ठीक, एलवीएली में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो एलवीएली दीज आर बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर, दीज आर एलवीएली। तो एलवीएली दीज स्ट्रक्चर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो द ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम एलवीएली टू द ब्लड वीजल्स। अब ये ब्लड वीजल्स में जो ब्लड वीजल्स से जो ऑक्सीजन आई है ये कहाँ जाएगी, तो ब्लड रिलीज द CO2 इनटू द एलवीएली दैट इन द ब्रिंग्स फ्रॉम टू होल बॉडी। ठीक है, तो ये एयर कहाँ किससे जाएगी, ब्लड में, ब्लड के द्वारा, और फिर ब्लड के द्वारा ये ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के बाद में, और फिर जो CO2 है ये एलवीएली से फिर लंग्स में जाएगी, और लंग्स के बाद में ये बॉडी से एक्सपेल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जानने की ज़रूरत है कि एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है जो ब्लड के अंदर होता है, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन एक आयरन पिगमेंट है, तो यही कारण है कि जो ब्लड है ये रेड कलर का होता है। तो इसमें जो हीम है ये आयरन पिगमेंट, तो इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि एयर को एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना। जैसे कि आयरन की खासियत होती है कि हवा के अंदर जो मॉइस्चराइजेशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो एब्जॉर्ब ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में जाता है। ठीक है, और उसके बाद सारी बॉडी में ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके, और उसके बाद में छोड़ देता है, और उसके बाद में डिफ्यूजन के थ्रू उसी ब्लड के माध्यम से वो सारा ब्लड में जो CO2 होती है वो फिर लंग्स में आती है, और उसके बाद में उस CO2 को हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एक्सपेल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप द O2 एंड कैरीज इनटू द टिश्यूज। ठीक है, वही चीज़ लिखी। उसके बाद में क्या हो, O2 ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स, यानी O2 जो है ब्लड के अंदर सारी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दी गई। ठीक, इन द बॉडी बाई रिस्पायरेटिंग, ये रिस्पायरेशन के द्वारा, ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू। क्या होता है एक्सहेलेशन में, पहली तो बात
इनहेलेशन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई ब्लड में और ट्रांसपोर्ट हुई सारी बॉडी के सेल्स में, और उसके बाद में ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड फिर कलेक्ट हुआ, और वो ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हुई लंग्स में, और लंग्स के से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो एक्सपेल्ड कर दी गई एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हुआ, तो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि जो ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल्स की है ये फास्टर क्यों होती है कंपेरिजन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। तो यहाँ पर सीधे सीधे है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर इज़ लो इन कंपेरिजन विथ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो इसलिए इसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो रैपिडली होती है एक्वेटिक एनिमल्स में। ठीक, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होता है, तो प्लांट्स के अंदर जैसे लीफ, स्टेम एंड रूट्स, हम यहाँ जानते हैं कि लीफ के एपिडर्मिस लेयर पर टिनी पोर्स होते हैं, दिस टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पर स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, और स्टेम हैव द स्मॉल पोर्स दैट इज नोन द लेंटिसेल्स। स्टेम के अंदर स्मॉल पोर्स को लेंटिसेल्स कहा जाता है, तो यहाँ इसके लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रूट हैव द रूट सेल्स। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स होते हैं, तो ये रूट हेयर्स जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रिस्पायरेशन प्लांट्स में होता है। प्लांट में रिस्पायरेशन क्यों होता है कि प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में देखेंगे, जैसे डे दिन में क्या होता है और एट नाइट में क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिन के में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश ले करके ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। ठीक, अब इसमें जो रेस्पायरेशन के थ्रू जो CO2 बनी, ठीक है, CO2 जनरेटिंग ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, तो ये जो CO2 यहाँ पर जनरेट हुई जो बनी, इसको दिन में पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यूज कर लेते हैं और O2 को रिलीज कर देते हैं। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होती है तो जो रिस्पायरेशन के थ्रू जो CO2 एलिमिनेट होती है, तो इसलिए CO2 ज़्यादा एलिमिनेट होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि CO2 जो ज़्यादा एलिमिनेट होती है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए रात को नहीं लेटना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो पेड़ पौधे हैं इनमें रिस्पायरेशन स्लोअर होता है, धीरे धीरे होता है अपेक्षाकृत एनिमल्स के।